ईरान और इजराइल के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है। इस वक्त दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी सीक्रेट साजिश की रिपोर्ट मिल रही है। अगर ये युद्ध हुआ तो यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होगी और इसकी चपेट में 2-4 नहीं बल्कि 10-20 देश भी आ सकते हैं। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है और अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दो देशों के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया यूक्रेन से भी बड़ी तबाही का सामना करेगी। تحریک کننده رژیم جعلی اسرائیل را بر نمیتابیم و جمهوری اسلامی ایران در مقابل اقدامات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی و از جمله اقدامات تخریب کننده این رژیم در بحث‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران دست بسته نخواهد ماند. समुद्री व्यापार से लेकर तेल के दाम तक इन सब के साथ पश्चिम एशिया में बहुत कुछ चलेगा, क्योंकि टारगेट पर फिर तेहरान और तेल अवीव जैसे शहर नहीं होंगे। इसमें और देश भी चपेट में आएंगे और फिर जिन देशों पर खतरा होगा उसमें सऊदी अरब भी होगा, लेबनान भी होगा, संयुक्त अरब अमीरात भी होगा, जॉर्डन भी होगा, कतर के अलावा कुवैत और बहरीन भी होगा, क्योंकि ईरान और इजराइल की टक्कर के शोले इन सभी जगहों को भी जलाकर राख कर सकते हैं। इनमें से कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध कायम हुए हैं और आगे भी डिप्लोमेटिक संबंध बनने के आसार हैं। इसलिए इन देशों पर ईरान का गुस्सा पहले फूटेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि ईरान की मिसाइलों को लेकर इन देशों की हिफाजत कौन करेगा। הנושאים המרכזיים בחזון הזה של שיתוף הפעולה הזה הוא מה שאני קורא לו מידל איסט אייר דיפנס. הוא יכול לסייע בכל מה שקשור בניסיונות איראן לפגוע במדינות האזור באמצעות רקטות, טילים טילי שיוט וכטב"מים. הרעיון הזה כבר בפעולה והביא לסיכול ניסיונות איראנים שדיברתי עליהם במזדמנות אחרות גם כאן וגם במזרח התיכון בכלל. राजस्थान के राजसमंद में अचानक चलती कार में आग लगने से सनसनी फैल गई। घटना कुंभलगढ़ इलाके की है, जहां बीच सड़क पर कार में आग लग गई और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जिस कार में आग लगी वो गुजरात नंबर की बताई जा रही है। राजस्थान से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर चलती कार में आग लग गई। कार में सवार जो लोग थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। तो तस्वीरें बेहद भयावह है। राजस्थान से तस्वीर सामने आई है। वो आदेश देता, टैंक से गोला छोड़कर वार कर दिया जाता। इसी तरह यूक्रेन की सेना टैंक से लगातार गोले दागकर रूसी सेना पर हमला करती रही। वहां एक कमरे में मौजूद एक सैनिक दूरबीन की मदद से यह देखने की कोशिश करता नजर आया कि टैंक से किए गए हमले में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचा। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जे के लिए जारी जंग में उस वक्त पुतिन की सेना को बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दी जब खबर आई कि यूक्रेन ने लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क शहर से अपनी सेना हटाने का फैसला कर लिया है। जहां करीब 3 हफ्तों से भीषण जंग जारी है। लुहांस्क के इस बेहद अहम शहर में रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर जेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने में जुटे हैं, जिसके लिए रूस ने हरिकेन नाम से पहचान बना चुके अपने तूफानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर उरागन और दूसरे आधुनिक घातक हथियार भी वहां तैनात कर दिए, जिनकी मदद से पुतिन की सेना ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। असल में रूसी सैनिक और चेचन लड़ाके किसी भी तरह जल्द से जल्द सेवेरोडोनेत्स्क को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, ताकि लुहांस्क के साथ ही पूरे डॉनबास पर जीत का रास्ता आसान हो जाए। और इसके लिए पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाके अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले बोल रहे हैं। हालांकि अब तक यूक्रेन की ओर से यह दावा किया गया जा रहा था कि सेवेरोडोनेत्स्क के मोर्चे पर उसके सैनिकों की ओर से भी जोरदार पलटवार किया जा रहा। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई वो पुतिन की सेना का हौसला बढ़ाने वाली है, क्योंकि लुहांस्क के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि अब यूक्रेन की सेना सेवेरोडोनेत्स्क से पीछे हट जाएगी,
जिसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए जाने की भी बात कही। और इस फैसले के लिए वहां पिछले कई दिनों से जारी रूस की भारी बमबारी को वजह बताया गया और दावा किया गया कि इन हमलों में करीब करीब पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना ने पिछले दिनों पूरी ताकत झोंक दी थी और उसका साथ देने के लिए पुतिन के सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने खूंखार कमांडर मूसा अखमतोव को जंग में उतार दिया था, जिनके हमलों के कई वीडियो भी कादिरोव ने जारी किए थे और दावा किया था कि जल्द ही वो सेवेरोडोनेत्स्क की जंग जीत लेंगे। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। खूंखार चेचन लड़ाके मूसा अखमतोव ने भी अपने कमांडर को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यूक्रेन के सैनिकों की ऐसी घेराबंदी की कि उनके लिए जंग छोड़कर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि चेचन कमांडर ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए खास रणनीति भी तैयार की थी, जिसके तहत उसके एक इलाके में चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह घेर भी लिया। और रमजान कादिरोव ने कुछ रोज पहले ऐसे ही एक हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेत्स्क के एक इलाके में एक मकान में छिपने की कोशिश करते दिखाई दिए थे और जैसे ही यूक्रेन के सैनिक मकान के अंदर दाखिल हुए, ड्रोन कैमरे से उन पर नजर रख रहे चेचन लड़ाकों ने उस मकान को जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया। और अब लुहांस्क के गवर्नर ने भी यही दलील देते हुए यूक्रेन के सैनिकों को वहां से हटाने का ऐलान किया है कि ज्यादा दिन तक वहां रहने पर एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। इधर गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तो जैसे शर्मिंदगी झेलने की आदत ही पड़ गई। एक कप चाय तक के लिए तरस रहे पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है और यह तब हुआ जब PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक प्लेन को रूस ने ओवरफ्लाइट क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से टोरंटो जा रही फ्लाइट को अपना रूट बदलना पड़ा। असल में ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अभी तक रूस की ओवरफ्लाइट फी यानी उस देश की एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए जो पैसे देने होते हैं उसे नहीं चुकाया है। इसी वजह से पाकिस्तान के विमान को ओवरफ्लाइट क्लियरेंस नहीं मिली, जबकि किसी दूसरे देश की एयर स्पेस या वहां के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ओवरफ्लाइट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन पैसे नहीं चुकाने की वजह से रूस ने अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान के विमान की एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद उसे रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस्लामाबाद से टोरंटो जा रहे PIA के विमान को दूसरे रूट से जाना पड़ा। और बात जंगल में आग की तरह फैली, जिससे पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन करेंगे। यशवंत सिन्हा दोपहर 12:15 बजे पर्चा भरेंगे। इस दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नॉमिनेशन के दौरान शामिल हो सकते हैं। करने में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से उसे विमान को रूस की एयर स्पेस की जगह दूसरे रास्ते टोरंटो भेजना पड़ा। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई बेकाबू हो गई है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लोगों को बुनियादी चीजें दूध और सब्जियों के लिए भी जरूरत से ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां की करेंसी में 234 रुपए पर पहुंच गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत 263 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई है। मतलब यह कि आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है और इसी वजह से वहां के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए रोजाना अलग अलग फैसले ले रही है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं सूझ रहा। अभी कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि चाय का इंपोर्ट करने के लिए सरकार को 6000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए भी पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ता। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां के मंत्री ने लोगों से दिन भर में 2 कप चाय कम पीने की अपील कर दी थी, ताकि उसे चाय के आयात करने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने खुद अपनी ही सरकार को आड़े हाथ ले लिया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती।
क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ है, जो उसने IMF और चीन समेत कई देशों से लिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान पर करीब 8,87,000 करोड़ रुपए का लोन था, जो अप्रैल 2021 तक बढ़कर वहां की करेंसी में 18 लाख करोड़ हो गया। इस कर्ज को चुकाने की बात तो दूर, पाकिस्तान फिर कई देशों के आगे हाथ फैलाने की तैयारी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों से सामान आयात नहीं कर सकता। यानी वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऐसे में सरकार के मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, ताकि डिमांड कम कर वो बढ़ती महंगाई पर काबू पा सकें। इधर एक तरफ जहां कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं भारत के हालात दुनिया की इन महाशक्तियों के मुकाबले काफी बेहतर हैं। दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही कुछ ऐसा है कि दुनिया में मचे हाहाकार के बावजूद भारत पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हालांकि भारत के पड़ोसियों का हाल बेहाल हो चुका है। श्रीलंका तो घुटनों पर है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह बेदम हो चुकी है। वहां केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं, बल्कि खाने पीने के सामान तक की किल्लत है। जो चीजें मिल रही हैं वो ऊंची कीमत की वजह से वहां के लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। यही हाल पाकिस्तान का भी है। यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में पाकिस्तान के वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन के एक ट्वीट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने पिछले 2.5 महीनों में बढ़ी महंगाई की बेहद साफ तस्वीर ट्विटर पर डाल दी। पेट्रोल, डीजल, स्कूल की फीस, गैस का बिल, पानी का बिल, हर चीज की कीमत में आग लगी हुई है। 4 आदमी के परिवार का गुजारा करने में अगर 2.5 महीने पहले 28,000 रुपए खर्च होते थे, तो अब करीब 40,000 खर्च करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 14% के करीब पहुंच चुकी है। जबकि यही हाल कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों का भी है। यूरोप तक में यूक्रेन की जंग के बाद से हालात बिगड़े हुए हैं और तकरीबन सभी बड़े देश महंगाई से बेहाल हो रहे हैं। किसी को तेल बेहाल कर रहा है, किसी का दम गैस ने निकाल दिया है। कनाडा में महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पेट्रोल की कीमतें वहां 48% बढ़ चुकी हैं। लगभग ऐसा ही हाल अमेरिका का भी है। अमेरिका तो हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करता दिख रहा है, पर वहाँ ब्याज दर बढ़ाने के बावजूद भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर को छू चुकी हैं। ब्रिटेन में भी महंगाई 1983 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहां खाने पीने की चीजें तक लगातार महंगी हो रही हैं। इन महाशक्तियों में रहने वाले लोगों ने दशकों से महंगाई की ऐसी मार नहीं झेली थी जैसी अब महसूस कर रहे हैं। ब्राजील, जर्मनी, पोलैंड, मिस्र, रूस, हर देश महंगाई के आगे घुटने टेक रहा है। लेकिन भारत में हालात बाकी दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर हैं। और दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही भारत की सबसे बड़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में आज शिरकत करेंगे, जहां वो G7 देशों और अतिथि देशों के साथ पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, जेंडर इक्वालिटी और लोकतंत्र जैसे तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी G7 और अतिथि देशों के साथ बैठक करेंगे और समकालीन मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि भारत वापस आने के दौरान पीएम मोदी UAE की यात्रा पर भी जाएंगे। म्यूनिख में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम ने आपातकाल का जिक्र करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, उसे 47 साल पहले आज ही के दिन आपातकाल लगाकर बंधक बनाने और कुचलने का प्रयास किया गया था। आज का दिन एक और वजह से भी जाना जाता है। आज 26 जून है। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी, भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में
एक काले धब्बे की तरह है। भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। आज भारत के 99% से ज्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस कनेक्शन है।